अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है और हमने देखा था कि किस तरह से हमारे पास जो एक्सक्रीशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखें, जितना भी हम खुराक ले रहे होते हैं, फूड ले रहे होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में कुछ चीज़ें तो हमें जो बेसिक हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग मिलती है, जैसे एनर्जी मिलती है और काफ़ी सारे जो हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होती हैं। रिज़ल्ट हर एक का एक अपना फंक्शन है और बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं वो जिस्म का हमारी बॉडी को क्या करती हैं, बिल्ड करती हैं, कुछ क्या करती हैं एनर्जी देती हैं और कुछ क्या करती हैं वो हमारे जो लाइफ की मेंटेनेंस है, इंसान की एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करवाने में बड़ी मुआवन साबित होती हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये पेश आता है कि जितने भी हम मटेरियल्स, जितनी भी हम फूड ले रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। एक तो प्रोडक्ट वो जो हमें चाहिए, जैसे कि एटीपी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो हमें मिल जाती है। लेकिन इनके साथ साथ एटीपी और वाटर और ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें मिलती हैं जो कि इनके एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। वो क्या आते हैं हमारे, वो वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से एलिमिनेट होना, बॉडी से रिमूव होना और बॉडी से निकलना उनका बहुत ज़रूरी है। अगर ये मटेरियल्स, ये वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इसका ख़तरा है बॉडी को। ख़तरा ये है कि हमारे जो अंदर कचरा जमा होता रहेगा और एक तो इतनी कैपेसिटी नहीं है इस कचरे के जमा होने की। दूसरा ये है कि अगर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो ये किसका बायस बनेगा। इसके अलावा कुछ डिजीज़ को ये जन्म देगा। इसके अलावा जो हमारी वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं सेल की, उसको भी क्या करेगा, ये बंद कर देगा या उनकी एक्टिविटी को स्लो कर देगा। तो लिहाजा जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनका बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम क्या करते हैं, इसीलिए एक इस एलिमिनेशन को, इस एक्सक्रीशन को हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ते हैं। और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने वेस्ट मटेरियल को क्या करे, एक्सक्रीट करे, और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी कचरा बॉडी के अंदर पड़ा है, उसको क्या करे, बॉडी से बाहर निकाले, बॉडी से एलिमिनेट करे। तो हमारे पास जो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आती है वो यही है कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, या फिर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। तो आइए अब आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, के एनिमल्स किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं और उनके अंदर कौन कौन से ऐसे वेस्ट मटेरियल पॉसिबली बन सकते हैं। तो आइए उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वाटर है। जो हिपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, वाटर ने भी रिलीज़ होने हैं। अगर वाटर भी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है तो वो क्या है, पानी की ज़्यादती हो जाती है और उससे भी बॉडी को ख़तरा है। और इसके अलावा जो साल्ट्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और वो क्या करेंगे, साल्ट को भी एक्सक्रीट करेंगे। अगर साल्ट्स बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं तो ये क्या करेंगे, बॉडी की फंक्शनल एक्टिविटीज़ को रिटार्ड कर देंगे। तो ये सारे इनके नुकसानात हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट हम प्रोटीन्स लेते हैं और अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं हमारी खुराक के अंदर, वो क्या करते हैं। अगर हम प्रोटीन ले लेते हैं तो प्रोटीन क्या करेगी, अमाइनो एसिड को जी, तो प्रोटीन क्या करती है, ये बाय कैटाबॉलिज्म अमाइनो एसिड को रिलीज़ करती है और अमाइनो एसिड के अंदर होता है अमाइन ग्रुप। इस तरह अगर हमारे पास नाइट्रोजनस ये न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड से हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये बनेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट।
और उन नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा। तो ये तो जी मसाइल हैं कि हमारे पास जितने प्रोटीन्स हम खाएंगे तो क्या होगा, वो अमाइनो एसिड का उनके अंदर कैटाबॉलिज्म होना है, क्योंकि प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। वो अमाइनो एसिड क्या रिलीज करेंगे, अमाइन ग्रुप रिलीज करेंगे। और अगर न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेंगे, उनके भी अंदर हमारे पास अमाइन ग्रुप होगा। और अगर ये अमाइन ग्रुप में क्या नाइट्रोजन है, अगर ये वाली नाइट्रोजन बॉडी के अंदर पड़ी रहती है, एक्सक्रीट नहीं होती, अगर वाटर पड़ा रहता है वो भी मसला है, साल्ट पड़ा रहता है वो भी मसला है, और अगर नाइट्रोजन बहुत हद तक बॉडी के अंदर पड़ी रहती तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इसकी एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म ने प्रोड्यूस किया हमारे पास अमाइन ग्रुप, और ये होता है हमारे पास NH2, ये क्या है, अमाइन ग्रुप है। नाइट्रोजन हमें डायरेक्ट नज़र आ रही है इसमें, अगर यही वाली नाइट्रोजन बॉडी के अंदर पड़ी रहती है तो क्या होगा, बॉडी को नुकसान होगा। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि अगर हमारे पास ये अमाइन ग्रुप बॉडी के अंदर पड़ा रहता है तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, हम देख लेते हैं। ये मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी है, इफ़ नॉट सेक्रेटेड और एलिमिनेटेड, अगर इसको सेक्रेट नहीं किया जाता अमाइन ग्रुप को, यानी कि नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता, तो क्या हो सकता है, हमारे पास कोमा हो सकता है। कोमा की कंडीशन में हम चले जाएंगे, जो कि हमारे पास आगे है, कन्वल्यूशन है। कन्वल्यूशन में क्या होगा, हमें चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और मदहोशी की एक हालत कंडीशन हमारे पे तारी हो जाएगी, और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे जितने भी हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिनमें स्पेशली जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उनका बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एलिमिनेशन नहीं होती तो क्या होना है, या तो कोमा की कंडीशन में हम चले जाएंगे, या कन्वल्यूशन होगी, चक्कर आएंगे, बेहोशी तारी हो जाएगी, या फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो इस लिहाज से ये जितना भी हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, स्पेशली जिनमें अमाइन ग्रुप होता है, इस अमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे बॉडी के अंदर, कुछ में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होगी, कुछ में थोड़ी होगी, और कुछ में बहुत थोड़ी होगी। जितने भी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें नाइट्रोजन तो होगी, कुछ में ज़्यादा, कुछ में थोड़ी, और कुछ में बहुत थोड़ी होगी, लेकिन सबको एलिमिनेट होना है, बॉडी ने सबको एलिमिनेट करना है। अगर एलिमिनेशन नहीं होनी तो आपके पास ये रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितनी कितनी हो सकती है। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डी अमाइनेशन। हमारे पास ये अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड हमें कहाँ से मिला है, हमने कोई खुराक खाई है जिसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो वो बाई कैटाबॉलिज्म क्या होगा, अमाइनो ग्रुप वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड रिलीज अमाइनो ग्रुप, ये क्या करेगी, अमाइनो ग्रुप को रिलीज करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो अमाइनो एसिड ग्रुप का रिलीज होना है, इसको बोलते हैं डी अमाइनेशन। द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बोर्ड में पूछ लेते हैं कि डिफाइन डी अमाइनेशन, द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। अब देखते हैं कि हम नाइट्रोजन कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा होती है, जो कि हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, या फिर हमारे पास ये जितने भी प्रोडक्ट्स बाय मेटाबॉलिज्म बनते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, जिनमें बहुत थोड़ी है, और जिनमें बहुत ज़्यादा थोड़ी है। तो हम देख लेते हैं हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया भी में होती है, अमोनिया भी बॉडी के अंदर बनती है, यूरिया भी बनती है, यूरिक एसिड भी बनता है। ये जितनी भी हमारे पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, ये हमारी बॉडी के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होगी, और इस नाइट्रोजन को
बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, हमारी यहाँ पे एक लिटिल बिट एक डिस्कशन हो चुकी है कि जितने भी अमाइनो ग्रुप हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स ऐसे हो रहे होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होती है, फिर एनाबॉलिज्म होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, कुछ बनते हैं। ये एक बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेगी बॉडी। अगर करेगी तो ये सारा क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। लिहाजा क्या करेगी बॉडी, इसको बॉडी से बाहर निकालेगी बाय एक्सक्रीशन। तो अब देखते हैं हमारे पास जो नाइट्रोजन है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कैरेटिनिन है, और कैरेटिन है, और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड में हो सकती है। तो ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नाइट्रोजन मिलती है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह में मिलती है। फिर किस में मिलती है, कैरेटिन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड में मिलती है। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमें मिलती है प्यूरिन और पायरामिडीन से। जब प्यूरिन और पायरामिडीन का जब मेटाबॉलिज्म होना है तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे, जो कि हमारे बुक में गिवन है हमारे पास। उनमें ये यूरिक एसिड है, एलेंटोइन है, यूरिया है, और अमोनिया, हिपोजेंथाइन और जेंथाइन वगैरह, ये सारे क्या हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। और इनका बॉडी से एलिमिनेट होना, इनका बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज़रूरी है। इस जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की है कि अगर ये एक्सक्रीट नहीं होते तो फिर कौन कौन से ऐसे मसाइल आ सकते हैं आपके पास ये कंडीशन आपके सामने है कि कोमा में आप जा सकते हैं, कन्वल्यूशन हो सकती है, और आपकी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपने याद रखने हैं इस के अमाइनो एसिड है, इससे क्या एक्सक्रीट होता है, अमाइन ग्रुप होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, नाइट्रोजन, अमोनिया में होगा, यूरिक एसिड में होगा, और यूरिया में होगा। और स्मॉल अमाउंट किस में होगी, कैरेटिन, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। और इसके अलावा जो हमारे पास प्यूरिन है और पायरामिडीन है, इनमें सबसे थोड़ी होगी जी। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो कि आपके पास एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि हमारे पास प्यूरिन है और पायरामिडीन है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडीन प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर गिवन हो गया हमारे पास, जो आपने ये तैयार करने हैं। इधर आपके पास गिवन है हिपोजेंथाइन है और जेंथाइन है, इसके अलावा यूरिया है, यूरिक एसिड है, और हमारे पास अमोनिया है। अगर हम हमसे ये पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडीन, तो कोई भी एक ऊपर से कोई ऑप्शन दे दें तो आपको वो सिलेक्शन आनी चाहिए, उनको सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास ये प्यूरिन और पायरामिडीन के मेटाबॉलिज्म से रिलीज या प्रोड्यूस नहीं होता। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट जो हमारे पास एनवायरनमेंट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, और किस तरह से वो कौन कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो रिलीज़ करते हैं। क्या वो अमोनिया करते हैं, क्या हमारे पास वो क्या यूरिया करते हैं, या यूरिक एसिड करते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट माहौल होंगे, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होंगे, जिनमें हम जाके देखेंगे कि किस तरह से उनकी लाइफ का पैटर्न है, कहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो वो उस लिहाज से अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएंगे। उनके अंदर भी काफ़ी सारी एडेप्टेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशंस वो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। और हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रह रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेम हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे पास डिफरेंट तरह के माहौल होते हैं और डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम सारी डिटेल ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रिस्पेक्टिव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं।